Assalamu alaikum. This is Paradise College and warm welcome in class of biology of first year. Students, last lecture में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था. उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये होता क्या है. इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने बताया था. सेल की स्टडी में किन किन साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में हमने पढ़ा था. उसके बाद थोड़ा सा हमने माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट पढ़ा था कि वो क्या होता है, उसकी रेजोल्यूशन, मैग्नीफिकेशन पार्ट्स पढ़ी थी. नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है डेट इज़ द सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि हमने पीछे डेफिनेशन भी इसकी कही थी सेल की कि सेल होता क्या है. स्ट्रक्चरल यूनिट भी होता है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का और फंक्शनल यूनिट भी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का. देखिए ज़रा, सेल जो से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के होते हैं. ये हमारी बॉडी को बनाते हैं और डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं सेल जो है एक ही शेप का, एक ही साइज़ का नहीं होते हमारी बॉडी के अंदर. दे हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइज एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस. इनका डिफरेंट शेप होती हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इनकी डिफरेंट साइजेस होते हैं. तो कह सकते हैं वैरायटी पाई जाती है ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं. अगर हम लोग हायर एनिमल की बात कर ले, लाइक ह्यूमन की बात कर ले, तो उनके अंदर जो सेल हैं वो वैरायटी है उनमें. दे आर वेरी फ्रॉम ईच अदर. वैरायटी मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से. किसकी बेस पे? साइज की बेस पे कह सकते हैं. इनका साइज डिफरेंट होता है, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है. नेक्स्ट इनकी जो सी हैं शेप भी डिफरेंट होती हैं. देन हम लोग कह सकते हैं दे हैव डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट साइजेस. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल जो से हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. हम लोग कह सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा जो सेल हैं तो उनके अंदर क्या पाई जाएगी? डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन तकसीम. ठीक है, तो हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं उनको कुछ फंक्शन स्पेसिफिक कर दिए जाते हैं कि ये सेल जो से ये ग्रुप जो है सेल का ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये ग्रुप सेल का जो सा है ये दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा, थर्ड जो ग्रुप है सेल का वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा. कि हर ग्रुप जो सा है सेल का उनको डिफरेंट या स्पेसिफिक फंक्शंस असाइन कर दिए जाते हैं कि उन्होंने ये फंक्शन परफॉर्म करना है. जैसे एग्जाम्पल है, एक हाउस वगैरह को उसको तामीर करना है, किसी घर को या किसी रूम को, हम लोग क्या करते हैं? लेबर लाते हैं, मजदूर वगैरह जो होते हैं. उनमें से वैरायटी होती है, हर जो उसके अंदर आदमी है वो हर काम नहीं कर सकता. कुछ जोन सा है वो ईंटें लगाता है और दीवार को सीधा खड़ा करता है, कुछ जोन से ईंटें पकड़ाता है, कुछ जोन से है वो सीमेंट वगैरह बना रहे होते हैं. ठीक है, तो हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो उनके अंदर भी क्या हो गया है कि काम को तकसीम कर दिया गया है कि ये वाला काम ये करेगा, ये वाला काम फलां करेगा, इस तरह. तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, सेल जो से हैं उनके ग्रुप्स को क्या कर दिया गया है? फंक्शंस उनके स्पेसिफिक कर दिए गए हैं कि ये वाले सेल जो से हैं ये काम करेंगे, ये वाले सेल ये काम करेंगे. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, डाइजेशन हमने हमारी बॉडी के अंदर होती है. डाइजेशन का प्रोसेस, फूड की ब्रेकडाउन होती है. ये है तो देखने में एक प्रोसेस, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल जो से उनके डिफरेंट टाइप के सेल इन्वॉल्व होते हैं. कुछ जो ऐसे सेल होते हैं जो म्यूकस सक्रीट करते हैं और हमारी फूड को थोड़ा सा नरम बना देते हैं ताकि ये इजीली डाइजेस्ट हो सके. उसके बाद कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसको हम लोग सेक्रेटरी सेल या ग्लैंडुलर सेल का नाम देते हैं, जो क्या सक्रीट करते हैं? इंजाइम सक्रीट करते हैं. वो इंजाइम क्या? डाइजेस्टिव इंजाइम. वो इंजाइम उन फूड की ब्रेकडाउन कर देते हैं. कुछ सेल ऐसे होते हैं जो करते हैं हमारे HCl जो एसिड होता है वो प्रोड्यूस करते हैं. इस तरह ये डिफरेंट सेल जो से हैं डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म करके लेकिन फंक्शन जो कि डाइजेशन है उसको कंप्लीट करवाने में मदद देते हैं. तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं
कि सेल्स के दरमियान भी क्या होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, कि हर ग्रुप है जो सेल का, उनको डिफरेंट फंक्शंस, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस जो उनसे हैं असाइन कर दिए जाते हैं और वो वही काम करता है। दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, सेल्स के जो ग्रुप होते हैं उनको स्पेसिफिक फंक्शन असाइन कर देना, उनका स्पेसिफिक फंक्शंस का परफॉर्म करना डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर मोस्टली मल्टी सेलुलर या हायर एनिमल्स के अंदर में देखा जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये मोस्टली देखा जाता है। नेक्स्ट जैसे है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल है, एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा बताते हैं। एनिमल सेल की बात कर लें पहले। एनिमल की बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, जैसा कि बोन सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं, मसल सेल होते हैं या टिश्यू कह लें, मसल फाइबर जिनको हम लोग फर्दर नाम देते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर स्किन सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ सेल दैट आर प्रेजेंट इन एन एनिमल बॉडी लाइक ह्यूमन। डिफरेंट टाइप के ये हमारे एनिमल सेल हैं, एनिमल की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ये सेल्स, और इनका यहाँ पे मैं फंक्शंस मेंशन करूंगी। बोन सेल है जो हमारी बोन्स बनाते हैं, और बोन आप लोगों को पता है क्या करती है, हमें सपोर्ट करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट देती है। उसके अलावा हमारी बॉडी को शेप भी देती है, हमारा स्केलेटन बनाती है मीन्स। ठीक है, नर्व सेल है ऐसे सेल जो हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उनको हम लोग नर्व सेल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ हमें यहाँ पे काट ले या कोई चीज़ चुभ जाए तो हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है, कोई ना कोई सेल जो उनसे मैसेजेस को लेके तो गए हैं ब्रेन तक, तो उन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं नर्व सेल। कंडक्ट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। आगे मसल सेल्स क्या हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, हरकत होती है, हेल्प इन मूवमेंट। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। देन है स्किन सेल, जो हमारी स्किन बनाते हैं, और स्किन क्या करती है, इट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं, स्किन बनाते हैं हमारी, और ये स्किन जो है प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। मतलब अगर यहाँ से हमारी स्किन उतर जाए तो उसके नीचे वाले जो पार्ट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और उनके ऊपर जर्म्स वगैरह जो हैं वो अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शंस का खतरा होता है। तो स्किन क्या करती है, हमें उन जर्म्स वगैरह से बचाती है। देन रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, दे आर मोस्टली प्रेजेंट आर फॉर्म आवर ब्लड। ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड का एक कंपोनेंट है ये, जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन जो हम लोग एयर को अंदर लेके जाते हैं, वो खुद ब खुद तो हर सेल तक नहीं पहुंचती। ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाते हैं, और जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ उसको पहुँचा देते हैं। आगे वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो हमें जर्म्स वगैरह से बचाते हैं, जो
जर्म्स या कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जैसे कोई छोटा बैक्टीरिया हो जाए, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है फॉरेन पार्टिकल, जिसको हम लोग नाम देते हैं। कोई भी बाहर से जो चीज़ हमारी नुकसानदेह होती है वो अंदर चली जाए। ये वाइट ब्लड सेल जो से हैं, ये कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और फिर क्या करते हैं, उन केमिकल्स की मदद से उन बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तो फाइट अगेंस्ट जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में मदद देते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल है ये भी ब्लड के अंदर ही पाए जाते हैं। अब कुछ एनिमल के अलावा प्लांट सेल डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट सेल्स होते हैं, तो मतलब कुछ सेल जो से हैं प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, उनका क्या काम है। जैसे जाइलम है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, पानी की ट्रांसपोर्ट करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। कहाँ पे, प्लांट की बॉडी में। अगर प्लांट की बॉडी ने रूट के ज़रिए पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, अपनी बॉडी के अंदर ले गए हैं बाहर से, अब रूट के अंदर ही वो पानी रहेगा नहीं, वो पानी कौन सा है बाकी पार्ट तक भी तो पहुंचना, लीव्स तक भी जाना है, ऊपर जो स्टेम्स हैं, ब्रांचेस हैं, उन तक भी पहुंचाना है। तो वो किसके ज़रिए जाएगा, विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जो कि एक पाइप की तरह इस तरह होता है और इसके अंदर से पानी ऊपर मूव करता जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो है फ्लोएम, ये क्या करता है, कंडक्ट या ट्रांसलोकेट फूड, कंडक्ट या ट्रांसलोकेट फूड। ट्रांसलोकेट फूड मतलब फूड जौन सा है लीव्स के अंदर बन गया है, अब लीव्स से फर्दर रूट्स तक भी तो जाना है, स्टेम या दूसरी ब्रांचेस तक जाना है। ये यंग लीव्स जो अभी तक फूड बनाने के काबिल नहीं हुए, उनको भी तो फूड जाना है, तो वो किसके ज़रिए जाता है, इनके ज़रिए, फ्लोएम के ज़रिए। ये भी इस तरह पाइप की फॉर्म में ही होता है। स्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनाते हैं। इसी तरह स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं, पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। पेरेनकाइमा सेल्स क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा फूड होता है प्लांट के अंदर उसको स्टोर करने में मदद देते हैं। तो देखा है इनके हर एक जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, उनका डिफरेंट फंक्शन है, मतलब कि इनके अंदर क्या पाया गया है, डिवीजन ऑफ लेबर का जो है फेनोमेना वो देखा जाता है। सेल्स का जो एक ग्रुप है, ये डिफरेंट ग्रुप है, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जो बोन का फंक्शन है वो नर्व सेल करना शुरू कर दे, नर्व सेल का जो फंक्शन है वो मसल सेल शुरू कर दे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शन, हर ग्रुप का क्या है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, दैट इज द डिवीजन ऑफ लेबर। द नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल, कि एक आम सा सेल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, हमें कैसे पता चला सेल के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है, इसके इर्द गिर्द क्या है, कौन सी चीज़ है इसको प्रोटेक्ट करती है, इसके इर्द गिर्द पाई जाती है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके कंपोनेंट कौन से हैं। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम लोग इस काबिल हो सके कि सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी कर सके। जो माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट होती गई, हम लोग इस काबिल होते गए कि सेल को बेहतर तरीके से स्टडी कर सके। सेल के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करना है या सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनको स्टडी करना है, तो उनके लिए हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं या प्रोसेस है इसके लिए, डेट इज़ कॉल्ड द सेल फ्रैक्शनेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल की ऑर्गेनेलीज या उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको आइसोलेट कर देते हैं बाकी कंपोनेंट से। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जो सी हैं फर्दर इसकी स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल गोल्गी अपरेटस है, देन दीज आर दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर दी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, देन इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। फर्दर ये सारे के सारे क्या हैं, सेल के अंदर के पार्ट हैं, ठीक है, इसके इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट मतलब इसके हिस्से हैं। अगर हम लोग चाहते हैं इसका ये वाला पार्ट सेपरेट करना है
या ये वाला पार्ट सेपरेट करना है या ये वाला पार्ट सेपरेट करना है, इनके कंपोनेंट को आइसोलेट करना है, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेसिकली ऑर्गेनेलिज का नाम देते हैं। ऑर्गेनेलिज मतलब क्या होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनेलिज का नाम देते हैं। अगर हम लोग इनको सेपरेट करना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम लोग सेल फ्रैक्शनेशन का नाम देते हैं कि सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेलिज को आइसोलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन की भी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू isolate means separate the components or organelles of a cell। किसी भी सेल के उसके कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेलिज को सेपरेट करने के लिए जो यूज़ करते हैं दैट इज़ द सेल फ्रैक्शनेशन। तो सेल फ्रैक्शनेशन में हम लोग सेल के कंपोनेंट्स या उसकी ऑर्गेनेलिज को बाकी कंपोनेंट्स से सेपरेट करते हैं। अब इसके अंदर स्टेप्स, ये काम ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा करे तो हो जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स देखे गए हैं। पहला क्या है, जो सैंपल है, सैंपल किसे कहते हैं, जो सेल है जिसकी हम लोग उसके ऑर्गेनेलिज को सेपरेट करना चाहते हैं, टिश्यू कह लें या सैंपल कह लें, वो हम लोग लेते हैं किसी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब क्या है, ट्यूब की तरह की एक स्ट्रक्चर है और वो टेस्ट ट्यूब क्यों है, शीशे की बनी होती है वो टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर हम लोग अपना सैंपल डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने डाल दिया अपना सैंपल, ठीक। अब हम लोग अपने सैंपल को इसके अंदर डाल देते हैं या सेल वगैरह जो है इसके अंदर डाल देते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इसके जो एक्सटर्नल जो उसकी मेम्ब्रेन है जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया था, उसको थोड़ा सा रैप्चर करने की कोशिश करते हैं। रैप्चर मतलब उसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्यों, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएं, जो अगला काम करें, तो ईजिली ये अंदर की स्ट्रक्चर्स बाहर निकल सके, ठीक है। तो क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सैंपल डाला, सैंपल को हम लोग फिर एक मशीन के अंदर या वैसे ही उसको थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं, शेक करते हैं, हिलाते हैं। फिर टेस्ट ट्यूब को हमने वाइब्रेटर के अंदर डालते हैं, मशीन है जिसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब जो है वाइब्रेट करती है, उसकी वजह से सैंपल जो है वो लूज हो जाता है। लूज मतलब थोड़ा सा एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर ये सेल थे बहुत ज़्यादा, हम लोग इनके जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला पोर्शन सेपरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि ये एक दूसरे से सेपरेट हों। तो जब हम लोग इसको वाइब्रेट थोड़ा सा करते हैं तो ये सेल थोड़े से ऐसे ऐसे हो जाते हैं। वाइब्रेट करने का मकसद ही क्या है यहाँ पे कि ये एक दूसरे से डी अटैच हो जाए। द नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उसको जब हमने हिलाया है, फिर हिलाने की वजह से, जैसे हम लोग एक शरबत लेते हैं, पाउडर उसके नीचे होता है, उसके ऊपर पानी होता है, अक्सर उसके ऊपर लिखा होता है उन बॉटल्स के ऊपर कि इसको यूज़ करने से पहले इसको शेक कर ले, हिला लें इसको ना, मूव करवा लें इसको, क्यों, ताकि इसका जो वाटर है और पाउडर है वो मिक्स अप हो जाए। इसी तरह हम भी यहाँ पे इसको वाइब्रेट करते हैं, एक तो उसको लूज़ करने के लिए, दूसरा कि ये भी क्या है, सारे के सारे मिक्स अप हो जाएं, होमोजिनाइज्ड हो जाएं। होमोजिनाइज्ड मतलब यकसा हो जाए, एक जैसे हो जाए। अगर हम लोग यहाँ से टेस्ट ट्यूब को कुछ पोर्शन को निकालें, यहाँ से निकाले कुछ इसके सैंपल का, तो यहाँ से निकाले कुछ सैंपल, तो हमें एक जैसी उसकी कंपोजिशन हमारे पास आए कि यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो इसके बराबर हो, इसके बराबर, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इसके बराबर हों, ठीक है। तो इस तरह दैट इज़ द होमोजिनाइज्ड। हम लोग क्या कर लेते हैं, होमोजिनाइज्ड, उसको यकसा कर लेते हैं, एक जैसा कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस होमोजिनाइज्ड
जो मिक्सचर है, जो सेल जो हमने सैंपल था होमोजेनाइज सैंपल को टेस्ट ट्यूब के अंदर ही है वो फ़िलहाल। और इसी टेस्ट ट्यूब को आफ्टर वाइब्रेट करने के बाद हम लोग इसको एक और मशीन के अंदर रख देते हैं। उस मशीन का क्या नाम है, डिवाइस जौन सी है, मशीन कह लें या डिवाइस कह लें, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगेज। सेंट्रीफ्यूगेज ये क्या एक मशीन है, जैसे एग बॉयलर होता है ना, अंडे उबालने वाली मशीन होती है, उसी तरह बिल्कुल ये होती है। उसके अंदर जैसे यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे एक अंडा रखते थे, यहाँ पे ऐसे सेंटर में इसकी एक डिस्क सी होती थी इस तरह, और इसके ऊपर एक कवर सा होता जिसको हम लोग बंद कर देते थे। तो इसी तरह ये मशीन, ये भी सेम इसी तरह की होती है। इसमें भी होल्स, सुराख होते हैं। इनके अंदर हम लोग इस टेस्ट ट्यूब को उठा के यहाँ पे रख देते हैं। ये हमने टेस्ट ट्यूब रख दी इसके अंदर। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, सैंपल है सारा का सारा। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ लिड, ढक्कन के साथ इसको थोड़ा सा, या कैप जिसको कहते हैं, उसको बंद कर लेते हैं, ताकि जब ये मूव करे तो इसका अंदर का मटेरियल बाहर ना गिर जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ढांप देते हैं कैप की मदद से। फिर इस मशीन को हम लोग बंद कर देते हैं, इस तरह होती है। इसको बंद कर दिया, इसके अंदर टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, बंद कर दिया इसको। फिर इसको हम लोग स्विच के अंदर इसको ऑन कर देते हैं मशीन को, और मशीन को मीडियम स्पीड पे घुमाते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड होती है मशीन की, उसके ऊपर हम लोग सेट कर देते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेज के अंदर हमने क्या रखा है, टेस्ट ट्यूब, और इस सेंट्रीफ्यूगेज जो मशीन है इसकी हमने स्पीड क्या कर दी है, सेट कर दी है, जो कि मीडियम स्पीड पे हमने करना है। अब ये जब ऑन करते हैं हम लोग मशीन को, तो ये गोल गोल मूव करती है, स्पिन करती है, मतलब इस तरह टेस्ट ट्यूब इसके अंदर इस तरह मूव करना शुरू कर देती है, स्पिन। तो इसके अंदर टेस्ट ट्यूब हमने जो रखी वो स्पिन करना शुरू कर देती है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेज क्या है, एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को घुमाते हैं। हमने टेस्ट ट्यूब इसके अंदर रख दी है। अब जब इस मशीन को ऑन किया तो वो भी क्या करना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। तो कुछ टाइम के बाद ये मशीन बंद हो जाती है, क्योंकि हमने टाइम भी सेट किया होता है। टाइम सेट किया, जब मशीन रुक गई है, बंद हो गई है, तो हमने उसको अंदर से टेस्ट ट्यूब को निकाला। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि इसको वाइब्रेट करवाया था। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, इस होमोजेनाइज सैंपल को हमने डिवाइस के अंदर रखा, सेंट्रीफ्यूगेज जिसको, उसको फिर क्या किया, स्पिन करवाया। ठीक है, उसको हमने घुमाया। जब कुछ टाइम बाद मशीन जो सी है स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है, क्योंकि टाइम हमने सेट किया होता है। जब ये रुक गई है तो हमने इसके अंदर से क्या निकाल लिया है, इसके अंदर से टेस्ट ट्यूब निकाली। जब हमने टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व किया, घुमाने के बाद हमने टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व किया, देखा, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर लेयर्स बनी हुई थी। लेयर्स मतलब ये टेस्ट ट्यूब है एक, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, ये एक लेयर, देन ये सेकंड लेयर, देन ये फोर्थ लेयर, और इस तरह लेयर्स बनी हुई थी। ठीक है, लेयर्स ही बनी होती हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह। ये क्या था, जब हमने किसी चीज़, जैसे हम लोग किसी ग्लास के अंदर, उसके अंदर हम लोग कुछ पत्थर डाल देते हैं, कुछ बजरी डाल देते हैं, कुछ जौन से हैं रेत सैंड डाल देते हैं, फिर पानी रखते हैं, फिर पत्ते उसके अंदर डाल देते हैं। जब उसको हम लोग रोटेट करवाते हैं सारी चीज़ों को, तो क्या होता है, सबसे जो इस चीज़ होती है जिसका वेट सबसे ज़्यादा होता है जिस चीज़ का, वो सबसे नीचे जाके बैठ जाती है। उसके बाद जिसका वेट उससे कम होता है वो उसके ऊपर आ जाती है, उससे कम वाली ऊपर, और जिसका सबसे कम वेट होता है वो सबसे ऊपर होती है, मतलब फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है। पत्ता सबसे कम उसका वेट होता है, लीव जोन सा है उसका वेट बहुत ही कम होता है, वो इसलिए सबसे ऊपर होता है।
तो इसी तरह जब हमने इसको स्पिन करवाया तो इस सैंपल के अंदर जिन ऑर्गेनेलीज या जिन पार्ट्स का वेट बहुत ज़्यादा था वो सबसे नीचे आके बैठ गए, उन्होंने एक लेयर बना दी। उसके बाद इनसे कम जिनका वेट था वो इसके ऊपर आके लेयर बना रहे हैं, उसके बाद उससे कम वेट के जो थे उन्होंने यहाँ पे लेयर बना दी, और उसके बाद जो सबसे कम वेट के थे वो उसके ऊपर आ गए। मतलब जो सबसे कम वेट के ऊपर उससे ज़्यादा वज़न के यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा जिनका वज़न होता है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो मतलब हमारे पास मटेरियल या सैंपल क्या हो गया है, सेपरेट लेयर्स की फॉर्म में। यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा वेट वाला यहाँ पे उससे कम, उससे कम और उससे कम, तो चीज़ें सेपरेट ही हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं इन दी फॉर्म ऑफ अ लेयर। किसकी बेस पे वो लेयर्स बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये लेयर्स कौन सी हैं, किसकी बेस पे बनी है, सबसे पहले इनके साइज़ की वजह से, जिनका सबसे ज़्यादा बड़ा साइज़ था या जिनका वेट ज़्यादा था, साइज़ कह लें ज़्यादा बड़ा होगा तो वो उसकी बेस पे। सेकंड, वेट जिनका ज़्यादा था। थर्ड, डेंसिटी जिनकी ज़्यादा थी। डेंसिटी मतलब जो कितनी गाढ़ी थी, ठीक है, जो ज़्यादा वज़न की थी। जिनका साइज़ ज़्यादा होगा बेसिकली उनका वेट भी ज़्यादा होगा, उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो वो नीचे आके बैठ गए। तो जो ये लेयर्स हुई हैं, ये जो सेपरेशन हुआ है, जो ये सेपरेशन का प्रोसेस हुआ है, चीज़ें सेपरेट हुई हैं, वो किसकी बेस पे हुई हैं, साइज़ की बेस पे, वेट और डेंसिटी की बेस पे सेपरेट हो गई हैं। तो इस तरह फिर हम लोग करते हैं, जिस चीज़ को हमने स्टडी करना है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे अगर सेल हमने देखे हैं, यहाँ पे टिश्यूज़ हमने लिए थे ना, तो इन टिश्यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा जिनका ज़्यादा वेट होता है वो कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, दैट आर द न्यूक्लियस। सबसे ज़्यादा वेट न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जौन से हैं लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद राइबोसोम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह डेंसिटी, साइज और वेट की बेस पे ये सेपरेट होते गए हैं। जितने भी राइबोसोम वो इधर आ जाएंगे, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वो इधर आ जाएंगे, जितने भी न्यूक्लियस है वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोगों ने अब न्यूक्लियस को स्टडी करना है तो न्यूक्लियस वाले लेयर को सेपरेट कर लेंगे। अगर हमने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर को सेपरेट कर लेंगे। अगर हमने गोल्गी अपैरेटस को स्टडी करना है तो उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर साइज, वेट और डेंसिटी की बेस पे हमने क्या कर लिया, चीज़ों को सेपरेट कर लिया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग फिर क्या नाम देते हैं, सेल फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शन मीन फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट कह लें या पीस। तो सेल्स के सेगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स या पीसेस या उसके इंटरनल पार्ट्स को या उसकी ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग सेल फ्रैक्शनेशन का नाम देते हैं। डैट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। फर्स्ट वन वाइब्रेट करना, देन सेकंड उसको स्पिन करना, उसकी वजह से लेयर्स की फॉर्मेशन होना और देन उन लेयर्स को सेपरेट कर लेना। डैट इज़ द सेल फ्रैक्शनेशन। हम लोग इनको क्यों करते हैं सेपरेट, ताकि हम लोग चीज़ों को डिटेल में स्टडी कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस तरह सेल के अंदर तो बहुत कुछ होता है ना, ये है, देन फर्दर ये चीज़ें पाई गई हैं। और अगर हम लोग इस रेड पोर्शन को स्टडी करना चाहते हैं इसको, तो जब तक हम लोग इसको सेपरेट नहीं करेंगे तो अब तक हम लोग इसको बहुत इजीली या सही तरीके से इसको स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब अकेला ये हमारे पास होगा इसका पोर्शन तो इजीली हम लोग इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जब सभी के साथ ये घेरा होगा तो इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या किया जाता है, फिर इसको एक सेपरेट करने के लिए हम लोग सेल फ्रैक्शनेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट और डेंसिटी। डेंसिटी की बेस पे हम लोग इन चीज़ों को सेपरेट कर लेते हैं और इस तरह हम लोग उनको ईजीली स्टडी भी कर सकते हैं। दिस इज़ द सेल फ्रैक्शनेशन। नेक्स्ट कौन सा है, टाइप ऑफ सेल्स। सेल कितनी तरह के होते हैं।
बेसिकली कहा जाता है सेल आर ऑफ टू टाइप्स, सेल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोक्रियोटिक सेल, प्रोक्रियोटिक सेल, एंड सेकंड वन इज द यूक्रियोटिक सेल। आप लोगों ने ये 9th में पढ़ा होगा, 9th 10th में भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, कि ये जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म बने थे इस अर्थ के ऊपर, तो कहा जाता है कि उनके अंदर जो सेल पाए जाते थे वो प्रोक्रियोटिक सेल थे। ठीक है, तो इट इज़ द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ अ सेल, फॉर्म ऑफ सेल। प्रोक्रियोटिक, इसके दो पार्ट हैं इस वर्ड के। फर्स्ट वन इज द प्रो एंड कैरियोटिक। प्रो बिफोर और कैरियोटिक हम लोग वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए। ये ऐसे सेल थे जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं था। जैसे अगर ये स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर हमें कहीं भी न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, तो मतलब न्यूक्लियस बनने से पहले पहले जो सेल थे उन सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक का नाम देते हैं। मीन के अगर हम लोग सेल देखें तो इनके अंदर डीएनए भी था, राइबोसोम्स भी थे, इसके अलावा लाइसोसोम भी थे, हर चीज़ थी इनके अंदर, हर चीज़ जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर, बाकी सेल के अंदर पाई जाती है, सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। लेकिन इनके अंदर हमें न्यूक्लियस कहीं पे भी नज़र नहीं था आता। फिर इनको क्या कहते हैं? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसे सेल थे जिनके अंदर हमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नज़र नहीं था आता। ठीक है, तो उन सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स दूसरे जोन से हैं। ये ऐसे सेल थे जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता था। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसे दिस इज अ सेल एंड देयर इज अ न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये ऐसे सेल थे जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, ये सारा कुछ होता है। तो डीएनए, राइबोसोम इनके अंदर भी पाया जाता था, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पे क्या हो गया? वो सारी की सारी चीज़ें अरेंज होकर एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद हो गई हैं, पैक हो गई हैं। उस स्ट्रक्चर को हमने न्यूक्लियस का नाम देती है। ये स्ट्रक्चर जो सी हैं, ये इनके अंदर भी, ये मटेरियल सारे इनके अंदर भी पाया जाता है, लेकिन डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। वो सारा का सारा क्या हो गया? साइटोप्लाज्म इस फ्लूइड के अंदर मिक्स हो गया हुआ है, कहीं पे भी प्रॉपर फॉर्म में नज़र नहीं आता। तो जेनेटिक मटेरियल इनका जौन सा था, जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारा मिक्सअप हो गया हुआ था। जबकि यूकैरियोट के अंदर देखें तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो किसके अंदर बाउंड था? इनक्लोज था इन द न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज इन न्यूक्लियस। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है इनके अंदर? कि इनके अंदर न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर नहीं थी पाई जाती, जबकि यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी, न्यूक्लियस पाया जाता था। दूसरा डिफरेंस क्या है इनके अंदर? कि इनका जो जेनेटिक मेकअप था, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल था, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ था, अरेंज फॉर्म कोई नहीं थी। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो कि बाद में सेल बने हैं, उनका जो जेनेटिक मेकअप था, जेनेटिक मटेरियल था सारा का सारा, वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर बंद था। थर्ड जो इसका डिफरेंस है कि इनके जो राइबोसोम्स थे
वो आगे आप लोग पढ़ोगे कि वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और इनके राइबोसोम्स का साइज़ बड़ा होता है। राइबोसोम्स क्या है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, दाने की तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती है जो कि प्रोटीन वगैरह बनाने में मदद देते हैं। ठीक है, इनमें छोटे साइज़ की होती हैं और इनमें लार्ज साइज़ की होती हैं। दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल। कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो से आप देखें किन के अंदर पाए गए थे। प्रोकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, एग्जाम्पल में देखें तो बैक्टीरिया क्या थे पहले, जो सबसे पहले बनते प्रोकैरियोटिक तो थे, उनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। नेक्स्ट जो है यूकैरियोटिक सेल, एग्जाम्पल में देखें तो आजकल के जितने भी हायर एनिमल हैं, एनिमल्स जैसे कॉमन एग्जाम्पल ह्यूमन के लगा लें, प्लांट्स के लगा लें, इनके अंदर जो भी सेल हैं दे आर यूकैरियोटिक सेल। वो सारे के सारे कौन से सेल हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। कहते हैं यूकैरियोटिक सेल जो से हैं वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। तो साइज की बात करें यूकैरियोटिक सेल की, किसकी हम लोग बात करें? यूकैरियोटिक सेल के साइज की, तो बहुत स्मॉलर साइज के भी हो सकते हैं, बहुत लार्जर साइज के भी हो सकते हैं। कहते हैं इतने बड़े भी हो सकते हैं कि इनका जो एक सेल है वो ऑस्ट्रिच के एग के जितना हो सकता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल जो से हैं वो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग जो होता है उनके उसके एग अंडे के बराबर भी इसका साइज होता है, लाइक ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, इतना भी हो सकता है और इतने छोटे भी होते हैं कि हमें अपनी आम आंख से नजर नहीं आते। तो डिफरेंट टाइप्स के ये होते हैं, इनका साइज डिफरेंट होता है। इवन वी कांट सी विद द नेक्ड आई, अपनी आम आंख से भी नहीं देख सकते और माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको देखने के लिए। तो लार्जर भी होते हैं और स्मॉलर भी होते हैं। कहते हैं इनका हम लोग माइक्रोमीटर में इनके साइज को मेजर करते हैं, माइक्रोमीटर। ठीक है, दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ माइक्रोमीटर, जो किसके बराबर होता है? ऑलमोस्ट इट 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो ये सारा कुछ जो हमने पढ़ा है इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके हमने साइज के बारे में, इसके न्यूक्लियस के बारे में होता है या नहीं, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है सारा कुछ? इट इज़ ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्कोप। जितनी ज़्यादा माइक्रोस्कोप बेहतर होती गई उतना ही हम लोग सेल के बारे में ज़्यादा जानते गए। तो ये किसकी बदौलत है सारा कुछ जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं? इट इज़ ऑल ऑफ द, ये सारा कुछ जो है ये माइक्रोस्कोप की वजह से है। माइक्रोस्कोप ना होती तो हम लोग इतनी ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो लेक्चर है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।